हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक सी। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबिन्सन होता है। रॉबिन्सन जो 11 साल पहले नेवी में काम करता था, लेकिन इस समय वो एक अगौरा कंपनी के लिए काम करता है और ये कंपनी समुद्र में डूबे हुए जहाज या गुम हो जाने वाले जहाजों को ढूंढने का काम करती थी। एक दिन ये कंपनी अब अपनी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को निकालने लगती है और उनमें रॉबिन्सन का नाम भी इंक्लूड होता है। और कंपनी से निकालने की वजह से रॉबिन्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो पूरी तरीके से टूट गया होता है, क्योंकि इन 11 सालों में रॉबिन्सन की वाइफ और उसका बेटा ये दोनों उससे अलग हो गए होते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रॉबिन्सन अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था और वो अपने वाइफ और अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाता था। इसीलिए वो लोग रॉबिन्सन से दूर चले गए थे। रॉबिन्सन का भी बेटा दिखाया जाता है जो कि 11 साल का होता है और वो अब अपनी मॉम के साथ ही रहता है। हमें यहाँ पे रॉबिन्सन के एक फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम कर्स्टन होता है और कर्स्टन को भी इस कंपनी से निकाल दिया गया होता है। कर्स्टन के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। कर्स्टन जो कि काफ़ी डिप्रेशन में होता है, इसी वजह से वो ड्रग्स की गोलियां भी लेना शुरू कर देता है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रॉबिन्सन, कर्स्टन और उसके बाकी के साथी लोग एक बार में बैठे होते हैं। यहाँ पे कर्स्टन अब रॉबिन्सन को एक सीक्रेट रिवील करता है। तो यहाँ पे ब्लैक सी के बारे में बताते हैं। ब्लैक सी जो कि 5 कंट्रीज से घिरी हुई है और इसकी जो गहराई है वो 500 मीटर की होती है। कर्स्टन अब रॉबिन्सन को एक सीक्रेट बताता है और वो सीक्रेट ये होता है कि अगोरा कंपनी के लोगों ने ब्लैक सी में एक खोज की थी। और कर्स्टन अब रॉबिन्सन को बताता है 1941 में हिटलर की फोर्स नाजीज जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और रूस जो कि इस वॉर में शामिल नहीं था। लेकिन उसी समय रूस ये भी सोच रहा था कि कहीं जर्मनी हमारे ऊपर हमला ना कर दे। और जब ये बात हिटलर को पता लगी तब हिटलर ने इसी का फायदा उठाया और रूस से उसने 2 टन गोल्ड कर्जा मांग लिया और उस गोल्ड की कीमत काफी थी। अब हिटलर ने रूस से एक बोट ली थी जिसमें उसने ये सारा सोना भर दिया था, लेकिन वो बोट जो समुद्र के जरिए हिटलर के पास जा रही, वो बोट हिटलर के पास नहीं पहुंची थी, या फिर वो बोट डूब गई थी या फिर उसे डुबाया गया था। इसी वजह से हिटलर ने रूस के ऊपर हमला कर दिया था और ये वॉर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि इसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। और ये वॉर जो कि 4 साल चलती रही। अब इस पर एक ओशियनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट के बारे में रिसर्च किया और उन लोगों का कहना ये था कि ये यू बोट वही है जिसमें हिटलर का सारा सोना रखा हुआ था। इसलिए इन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन जॉर्जिया गवर्नमेंट को पहुंचा दी और ये सारी बातें समझने के बाद जॉर्जिया गवर्नमेंट जो इस यू बोट को ढूंढने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जॉर्जिया और रूस के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हो गई थी और ये वॉर इतने भयंकर थी कि इसमें सारी लिमिट क्रॉस हो गई थी। जॉर्जिया को यू बोट के लोकेशन का पता था, लेकिन रूस को यू बोट के लोकेशन का पता नहीं था। और जब तक कि रूस और जॉर्जिया का वॉर खत्म नहीं हो जाता है तब तक कि इस समुद्र के अंदर कोई भी एंटर नहीं करेगा और यू बोट तब तक कि ये ब्लैक सी के अंदर ही पड़ी रहेगी। अब जब रॉबिन्सन को यू बोट के बारे में पता लगता है तब वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है और उनसे इस सारी बातों के बारे में बात करता है, क्योंकि इस रिसर्च को करने के लिए रॉबिन्सन को काफी सारे पैसों की जरूरत होती है। तभी हमें उस बिजनेसमैन को दिखाते हैं जिसका नाम नेविस होता है और नेविस को जब ये पता लगता है कि ब्लैक सी के अंदर यू बोट पड़ी है जिसके अंदर काफी सारा सोना है, तब वो इस रिसर्च के ऊपर पैसे लगाने के लिए रेडी हो जाता है और यही रॉबिन्सन को चाहिए होता है क्योंकि उसे इस समय पैसों की काफी जरूरत होती है। लेकिन डेविस का कहना ये था कि अगर ये रिसर्च तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है तो तुम्हें मुझे 40% कौन देना होगा। रॉबिन्सन भी इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। तभी रॉबिन्सन अपने दोस्त कर्स्टन से बात कर रहा होता है, लेकिन कर्स्टन जो कि काफी डिप्रेशन में होता है, इसी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। वहीं अब दूसरी तरफ अब हम रॉबिन्सन को देखते हैं। रॉबिन्सन की रिसर्च के लिए उसे एक आदमी मिल जाता है जो उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए रेडी होता है। इसीलिए सबसे पहले रॉबिन्सन एक सबमरीन खरीदता है। वो सबमरीन जो कि पुरानी होती है, लेकिन फिर भी रॉबिन्सन उसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ उसका एक दोस्त भी होता है जो कि रशियन होता है और उसका नाम ब्लैकी होता है। ब्लैकी और रॉबिन्सन दोनों मिलकर के अपना एक 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिसके साथ मिलकर के ये लोग अपनी तलाश को करने वाले थे। रॉबिन्सन ने अपने ग्रुप में कुछ रशियन लोगों को भी ऐड किया होता है। उसने रशियन लोगों को ऐड इसलिए किया होता है क्योंकि जो सबमरीन रॉबिन्सन ने खरीदी थी वो रशियन ही थी और समुद्र के अंदर जो ब्लैक सी है उसके ऊपर रशियन का ही कंट्रोल है। तो अगर रूस का भी आकर के रशियन सी में आकर के अपना कब्जा जमाएगा तो फिर उससे रशियन ही लड़ेंगे जिनसे कि वो लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे और ये लोग यू बोट को हासिल कर लेंगे। अब सबमरीन को जलाने के लिए इन लोगों को 12 लोगों की जरूरत होती है। रॉबिन्सन ने अपने ग्रुप में कुछ ही गुनी चुने रशियन लोगों को लिया होता है। कुछ तो रशियन ऐसे होते हैं जो कोड की रक्षा करेंगे और कुछ इंजन के लिए होते हैं और कुछ लोग कुकिंग के लिए होते हैं।
आप इन लोगों को डाइविंग करने की एक एक्सपर्ट डाइवर की जरूरत होती है, इसलिए ये लोग एक पागल आदमी को हायर करते हैं और वो पागल आदमी जो कि डाइविंग में काफी ज्यादा माहिर है और उसका नाम फ्रीजर होता है। जिसके बाद रॉबिन्सन की टीम अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई होती है, इसलिए वो अपने पूरे ग्रुप को लेकर के सबमरीन के अंदर आता है और अब ये लोग समुद्र के बीच बीच में आ जाते हैं। जिसके बाद रॉबिन्सन अब आखिरी बार आसमान को देखता है और सबमरीन के दरवाजे को बंद कर लेता और इनका सबमरीन अब समुद्र के अंदर जाने लगता है। और समुद्र की गहराइयों में जाने के बाद रॉबिन्सन के ग्रुप के सभी मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पे इनके ग्रुप का एक लीडर भी होता है जो इन लोगों से अब एक बात करता है और वो इन लोगों को गोल्ड के बारे में बता रहा होता है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, वो भी 60% में से, क्योंकि 40% गोल्ड उस इंसान के पास जाएगा जिसने इस रिसर्च पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। यहीं पे अब हमें डैनियल को दिखाया जाता है और डैनियल ये वो शख्स होता है जिसने इस रिसर्च पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, उसका ये असिस्टेंट होता है। डैनियल अब रॉबिन्सन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें अभी लोगों को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि अगर इन सब के अंदर लालच आ गया तो फिर ये सारे लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें ये सारी बातें अभी कहनी ही नहीं चाहिए थी, ये काम तुमने गलत किया है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है और ये सभी अब यू बोट के लोकेशन के नज़दीक पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी इनके सबमरीन के पास से एक रशियन रेस्टोरेशन शिप गुजरता है, जिस वजह से ये लोग अपना इंजन बंद कर देते हैं और इंजन की वजह अब रशियन रेस्टोरेशन शिप को नहीं सुनाई देती है, जिस वजह से ये लोग बच जाते हैं। और अब ये लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और इन लोगों का कहना होता है कि वो लोग गोल्ड के साथ साथ ट्राई शिप को भी ले आएंगे जो इनके सबमरीन में धमाके की वजह से ब्लास्ट हो गया था। और ट्राई शॉप की मदद से ये लोग अब अगेन सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि पानी की गहराई में आने के बाद इनका सबमरीन जो कि खराब हो गया था, अब ये लोग सबमरीन से बाहर आते हैं। अब 2-3 मीटर पे ही यू-बोट बचा होता है, इसीलिए ये लोग अब अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं। और अब ये लोग यू-बोट यानी कि उस शिप के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर 2 टन गोल्ड भरा होता है। अब रॉबिन्सन और उसकी पूरी टीम यू-बोट के अंदर आ जाती है और ये लोग अपने साथ एक ट्रॉली भी लाए होते हैं और वो ट्रॉली जो ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकती थी अपने साथ, इसीलिए वो लोग यहाँ से अब ट्राई शॉप को पाते हैं और ट्राई शॉप को उस ट्रॉली के ऊपर रख देते हैं। और वहीं फ्रीजर ट्रॉली के ऊपर ट्राई शॉप के साथ साथ वो कुछ गोल्ड को भी रख लेता है। इसी वजह से वो ट्रॉली काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है और जिसके बाद ये लोग अब उस ट्रॉली को ढकेलते हुए अपने सबमरीन के पास ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी बीच में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा आता है जिस वजह से ट्रॉली में फंस जाती है और ट्रॉली इनके हाथों से भी काबू हो जाती है। उसके ऊपर जितना भी गोल्ड लदा होता है वो सब अब नीचे की तरफ गिर जाता है और ट्रॉली पे सिर्फ और सिर्फ ड्राई शॉप ही बचा हुआ था, जिसे लेकर के ये लोग सबमरीन में आते हैं। अब इन लोगों ने पूरा गोल्ड खो दिया होता है, जिस वजह से लोग काफ़ी दुखी होते हैं और अब अपनी सबमरीन को रिस्टार्ट करके ये लोग अब किनारे पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन लोगों को समुद्र की गहराइयों में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब वहीं पे डैनियल जो रॉबिन्सन को एक सीक्रेट बताता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक किया गया है। रियल में तो नेविस नाम का कोई बिजनेसमैन है ही नहीं, ओगारा ने जौहरिया से समझौता कर लिया था और इन्हीं लोगों ने इस सारे रिसर्च में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि बोर्ड को समुद्र की गहराइयों से निकालना इतना इजी नहीं था, ये काफ़ी मुश्किल काम था और ओगारा के लोग यहाँ तक कि नहीं पहुँच पाते। इसीलिए ओगारा ने ये सब कुछ प्लान किया था। इसीलिए ओगारा ने अपनी कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया था और उसे मालूम था कि हम लोग पैसों के लिए और इसका हमारी कंपनी से बचा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए ओगारा ने तुम लोगों को निकाला और तुम लोगों ने उन्हीं के प्लान के मुताबिक सब कुछ कर भी दिया। साथ ही ओगारा ने कर्शन को काफी सारे पैसे दिए थे तुम्हें इस रिसर्च के लिए एग्री करने के लिए। तभी ओगारा ने तुम्हें सारी स्टोरी बताई और तुम कर्शन के जाल में फंस भी गए और तुम इस रिसर्च के लिए रेडी भी हो गए थे। और जैसे ही तुम इस पूरे कोड को लेकर के किनारे पे जाओगे तब ओगारा के लोग वहाँ आकर के तुमसे सारा सोना ले देंगे और फिर वो सभी तुम्हें अरेस्ट कर लेते, तुम लोग कुछ भी ना कर पाते। ये सारी बातें सुनने के बाद रॉबिन्सन जो कि पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अब वहीं पे बैठ जाता है। वो कहता है कि कंपनी इतनी ज़्यादा बेरहम हो सकती है, मुझे नहीं मालूम था और हमारे पास जितना सोना कलेक्ट हुआ वो सारा सोना तो गिर गया है। इसीलिए रॉबिन्सन अब अपनी पूरी टीम के साथ अगेन से यू-बोट के पास जाता है और वहाँ पर जितना सोना अवेलेबल होता है वो सारा सोना अब वो अपनी सबमरीन में ले आता है। अब तो इन्हें नेविस को भी कोई 40% हिस्सा नहीं देना था, क्योंकि नेविस नाम का तो कोई बिजनेसमैन था ही नहीं। इसीलिए ये इतना सारा सोना देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और रॉबिन्सन अब कैलकुलेट करता है कि हर पर्सन को 80% के हिसाब से सोना दिया जाएगा अगर हम लोग इस सोने को किनारे पर ले जाते हैं तो। लेकिन इस बार इन लोगों को उस लोकेशन में नहीं जाना था जहाँ पे इन लोगों की डेस्टिनेशन थी। इन लोगों को अपनी लोकेशन से काफ़ी दूर जाना था ताकि वहाँ पे अगोरा के लोग उन्हें ना पकड़ पाए। इसके बाद ये लोग अपने ट्राई शॉप को अब सबमरीन में लगाते हैं और
सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब रॉबिन्सन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, या तो ये लोग यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे पूरे बोर्ड के साथ, या फिर ये लोग इसी सबमरीन के अंदर इसी गहराई में फंसे रहेंगे हमेशा के लिए और इसी में मर जाएंगे। इसके बाद रॉबिन्सन और उसकी पूरी टीम मिलकर के अब इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली इंजन स्टार्ट हो जाता है और ये चीज़ करके सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये लोग बहुत अमीर हो गए हैं और अब जल्द से जल्द ये लोग किनारे पे भी पहुंच जाएंगे। जिसके बाद सबमरीन इनका आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें सबमरीन रोकना पड़ता है क्योंकि इन लोगों का मैप अब गलत हो जाता है और ये लोग अब एक चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं। और यही समुद्र में कुछ हेल्पर्स भी होते हैं जो इन्हें बताते हैं तुम लोग इस चट्टानों से निकल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 40 मीटर। इसीलिए ये लोग हेल्पर्स को हमें सबमरीन में बैठा लेते हैं और उनकी मदद से इन चट्टानों से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से सबमरीन की शॉक होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से सबमरीन में काफी छोटे छोटे से होल हो जाते हैं और उन होल्स में से काफी तेजी से पानी आने लगता है। सभी लोग मिल करके इस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट पानी काफी तेजी से आ रहा होता है। इसी वजह से सबमरीन में काफी सारे लोग मारे जाते हैं और अब रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचे होते हैं। रॉबिन्सन समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा और उसे इसी सबमरीन के अंदर ही डूबना पड़ेगा, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने 2 साथियों को बचाना चाहता था। इसीलिए रॉबिन्सन अब सबमरीन को कंट्रोल करता है और उस सबमरीन को थोड़ा सा ऊपर लाने के बाद वो अपने दोनों साथियों को इस समुद्र से बाहर निकाल देता है और उन्हें किनारे पे पहुंचा देता है। जिसके बाद रॉबिन्सन को सबमरीन में ही रहता है क्योंकि पीछे से कोई ना कोई चाहिए होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए। और अब वो सबमरीन जो कि पानी की गहराइयों में जाती है और वो डूब जाती है। इसी के साथ रॉबिन्सन की भी अब मौत हो जाती है क्योंकि रॉबिन्सन ने अपनी जान की कुर्बानी खुद दी होती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।